आज नंदिनी पहली बार शिवपुर छोड़कर पटना जाने वाली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बस अड्डे पर उसकी मंजिल नहीं, बल्कि उसके दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या नंदिनी पटना पहुंच पाएगी या उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा? नंदिनी के हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। एक तरफ उसे अपने पिता की आखिरी सीख याद आ रही थी और दूसरी तरफ उसे अपने पीछे छूटते हुए गांव की याद सता रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। यही है वही लड़की। हाँ, मालिक ने कहा था ये किसी भी हालत में पटना नहीं पहुंचनी चाहिए। बस आने दो, फिर ऐसा काम करेंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा। उधर नंदिनी टिकट लेने के लिए आगे बढ़ रही थी और इधर उसके दुश्मन अपनी चाल चलने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन तभी बस अड्डे के बाहर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे एक आदमी को देखते ही उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? मालिक ने तो कहा था कि ये शहर से बाहर है। अगर इसने लड़की को अपने साथ ले लिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले पता करो कि ये नंदिनी से क्या बात करने आया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बीच में ही काम खत्म कर देंगे। दोनों आदमी धीरे धीरे भीड़ में घुलकर नंदिनी के और करीब आने लगे। दूसरी तरफ वो रहस्यमय व्यक्ति बिना किसी डर के सीधे नंदिनी के सामने आकर रुक गया। नंदिनी ने पहले कभी उसे नहीं देखा था, इसलिए उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। बेटी, क्या तुम्हारा नाम नंदिनी है? जी, मेरा नाम नंदिनी है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही। क्या हम पहले कभी मिले हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? नहीं बेटी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता था। उन्होंने कई साल पहले मुझसे एक वादा लिया था। उन्होंने कहा था, अगर कभी मेरी बेटी पर कोई बड़ा संकट आए तो उसे अकेला मत छोड़ना। आज मैं उसी वादे को निभाने यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी? लेकिन उन्होंने तो कभी आपका जिक्र नहीं किया। अगर आप सच कह रहे हैं, तो कृपया मुझे सब कुछ बताइए। मेरे पिताजी आपको कैसे जानते थे और आपको कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ आने वाली हूँ? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा बेटे, लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम है। कुछ लोग काफी देर से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अगर हम यहीं खड़े रहे तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। पहले मेरे साथ चलो, फिर रास्ते में मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की वो सच्चाई बताऊंगा जो आज तक तुमसे छिपी रही है। नंदिनी अभी फैसला भी नहीं कर पाई थी कि तभी पीछे खड़े दोनों आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब अगले ही पल क्या होने वाला था, इसका अंदाजा वहां मौजूद किसी भी इंसान को नहीं था। नंदिनी के मन में एक तरफ अपने पिता की याद थी, तो दूसरी तरफ सामने खड़े इस अनजान आदमी की बातें। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस पर भरोसा करे या नहीं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सोचने का मौका भी नहीं दिया। अरे, यही है वो लड़की। यही घर से पैसे और गहने लेकर भाग रही है। इसे पकड़ो, ये भागने की कोशिश कर रही है। हाँ, इसे जाने मत देना। इसके घर वाले इसे पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। पुलिस भी आने वाली है। बस अड्डे पर खड़े लोग अचानक नंदिनी की तरफ देखने लगे। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। नंदिनी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके ऊपर ये झूठा आरोप किसने लगा दिया। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। मैं किसी से भाग नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ पटना जा रही हूँ। आप लोग इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। देखा, अब कैसी मासूम बन रही है। अगर ये बेगुनाह होती तो चुपचाप गांव छोड़कर क्यों भागती? इसे अभी यही रोक लो। बस, बहुत हो गया। किसी पर झूठा आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन सच छिपाना नहीं। मैं पिछले 5 मिनट से तुम दोनों को देख रहा हूं। तुम लोग नंदिनी का पीछा कर रहे थे। अब सबके सामने नाटक मत करो। तुम बीच में मत पड़ो। ये हमारे परिवार का मामला है। लड़की हमारे साथ चलेगी। परिवार का मामला होता तो तुम इसे भीड़ के सामने बदनाम नहीं करते। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, जब तक मैं यहां खड़ा हूं, कोई भी नंदिनी को जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकता। रहस्यमय व्यक्ति की बात सुनकर दोनों आदमी एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई अनजान इंसान इस तरह नंदिनी के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने चुपके से अपनी जेब में हाथ डाला। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खतरनाक कदम उठाने वाला हो। बस अड्डे पर हर पल हालात बदल रहे थे।
एक तरफ वीरेंद्र के भेजे हुए लोग नंदिनी को रोकने के लिए तैयार खड़े थे और दूसरी तरफ किस्मत पहली बार उसके साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में पूरी बाजी पलटने वाली है। अब और इंतजार मत करो। अगर ये बस निकल गई तो मालिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, पहले लड़की को भीड़ में घेरते हैं, फिर कह देंगे कि ये चोर है। कोई हमारी बात पर शक भी नहीं करेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकाने से पहले अपनी जेब में रखा मोबाइल देख लो। तुम्हारी पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है। बस अड्डे के कैमरे भी चालू हैं। अगर 1 मिनट और यहां रुके तो सीधे पुलिस के सामने जवाब देना पड़ेगा। चल चल, यहां से निकलते हैं, मामला उल्टा पड़ गया। अगर आप समय पर नहीं आते तो आज मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटे, ये मेरा नहीं, तुम्हारे पिता का वादा था। अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा सफर आज से शुरू हो रहा है। नंदिनी ने आखिरी बार अपने गांव की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक नया संकल्प भी। अगले ही पल वो पटना जाने वाली बस में बैठ गई। उसे नहीं पता था कि जब वो अगली बार शिवपुर लौटेगी तो एक बेबस बहू नहीं बल्कि पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर लौटेगी। बेटी, सफर ठीक रहा ना? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे सिर्फ एक वादा लिया था। उन्होंने कहा था मेरी बेटी को कभी दया मत देना, उसे सिर्फ सही रास्ता दिखाना। इसलिए मैं तुम्हारी मंजिल आसान नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी गिरने भी नहीं दूंगा। अभय जी, आज अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। मुझे लग रहा था कि दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, लेकिन आज पहली बार महसूस हुआ कि पिताजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गए। उन्होंने पहले से ही मेरे लिए रास्ता बना दिया था। मैं आपसे एक वादा करती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना झेलनी पड़े, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं अपने पिताजी का सपना जरूर पूरा करूंगी। बस यही हिम्मत बनाए रखना बेटी। याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की मुश्किलों से डर कर लौटते नहीं। आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हो रही है। पटना पहुंचना नंदिनी की मंजिल नहीं थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। इस अनजान शहर में न उसका अपना घर था, न कोई सहारा। उसके पास था तो सिर्फ एक छोटा सा सूटकेस, पिता की डायरी और आंखों में एक अधूरा सपना। बेटी, फिलहाल तुम यही रहोगी। कमरा छोटा है, लेकिन मेहनत करने वालों के सपने कभी छोटे नहीं होते। मैं तुम्हारा खर्च हमेशा नहीं उठा सकता। तुम्हें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होगा। अगर सच में अफसर बनना चाहती हो तो हर दिन खुद से लड़ना पड़ेगा। अभय जी, मुझे किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। सुबह से शाम तक वो कई दफ्तरों के चक्कर लगाती रही, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हम नौकरी नहीं दे सकते। जी, धन्यवाद। पूरा दिन बीत गया, लेकिन नंदिनी को कहीं काम नहीं मिला। शाम होते होते उसके पास सिर्फ कुछ रुपए बचे थे। वो चुपचाप पार्क की एक बेंच पर बैठ गई। पहली बार उसे लगा शायद मंजिल इतनी आसान नहीं होगी। पिताजी, मैं हारना नहीं चाहती, लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूं। पार्क की उस बेंच पर बैठी नंदिनी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। जेब में गिने चुने रुपए बचे थे। रहने के लिए छोटा सा कमरा था, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी उसे अपने पिता की डायरी की याद आई। बेटी, अगर कभी ऐसा लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो उस दिन हार मत मानना। याद रखना, भगवान सबसे कठिन रास्ता उसी इंसान को देता है जिसे सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचाना होता है। मुश्किल वक्त में रो लेना, लेकिन रुकना कभी मत, क्योंकि एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। नहीं पिताजी, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर आपने मुझ पर भरोसा किया था
तो मैं भी खुद पर भरोसा रखूंगी। चाहे मुझे छोटी सी नौकरी से शुरुआत करनी पड़े, लेकिन एक दिन मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नंदिनी फिर घर से निकल पड़ी। आज उसके चेहरे पर कल वाली मायूसी नहीं थी। आज उसके कदमों में एक नया हौसला था। हाँ बेटी, क्या चाहिए? कौन सी किताब ढूंढ रही हो? किताब तो चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे काम चाहिए। मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ और मेहनत करके अपना खर्च भी उठाना चाहती हूँ। अगर आपकी दुकान में कोई छोटा मोटा काम हो तो मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी। आजकल लोग काम से ज्यादा बहाने लेकर आते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। काम तो है, सुबह दुकान संभालनी होगी, किताबें जमानी होंगी, ग्राहकों को किताबें देनी होंगी। मेहनत ज्यादा है और तनख्वाह कम। सोच लो, कर पाओगी? काम छोटा या बड़ा नहीं होता मालिक, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। ठीक है बेटी, कल से नहीं, आज से ही काम शुरू कर दो। नंदिनी के चेहरे पर महीनों बाद पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसे नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसी किताबों की दुकान पर कुछ दिनों बाद एक ऐसा ग्राहक आने वाला है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। नंदिनी की जिंदगी में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी थी। नौकरी भले ही छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे यकीन था कि अगर शुरुआत सच्ची हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। रोज की तरह नंदिनी काम करती रहती है। नंदिनी, सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुमने पूरी दुकान का नक्शा बदल दिया। पहले यहाँ हर चीज बिखरी रहती थी, लेकिन अब ग्राहक बिना पूछे अपनी किताब ढूंढ लेते हैं। एक बात और, मैंने देखा है, दुकान बंद होने के बाद भी तुम यही बैठकर पढ़ाई करती रहती हो। थकती नहीं हो क्या? थक जाती हूँ मालिक, लेकिन जब पिताजी का सपना याद आता है तो सारी थकान अपने आप चली जाती है। मुझे पता है, अगर आज मेहनत नहीं करूंगी तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। बेटी, मेहनत करने वालों की किस्मत देर से बदलती है, लेकिन बदलती जरूर है। तुम्हारी आंखों में हार नहीं, हिम्मत दिखाई देती है। भगवान तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। दिन बीतते गए। सुबह नौकरी, शाम पढ़ाई और रात देर तक किताबें। यही नंदिनी की रोज की जिंदगी बन चुकी थी। कई बार भूखी सोना पड़ता, कई बार बिजली चली जाती, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ने का नाम तक नहीं लिया। एक दिन दोपहर के समय दुकान में एक बुजुर्ग ग्राहक आए। उनके हाथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों की सूची थी, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें किताबें ढूंढने में परेशानी हो रही थी। नमस्ते बाबूजी, आप बैठ जाइए, मैं आपकी सारी किताबें निकाल देती हूँ। आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। बेटी, आजकल इतना धैर्य और सम्मान बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। मैंने तो सिर्फ एक किताब मांगी थी और तुमने पूरी सूची निकाल दी। बड़ों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है बाबूजी। अगर मेरी वजह से आपका थोड़ा भी समय बच गया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी, मेरा नाम नंदिनी है। नंदनी, तुम सिर्फ दुकान में काम करने वाली लड़की नहीं लगती। तुम्हारी बातों से लगता है तुम कोई बड़ा सपना लेकर चल रही हो। जी बाबूजी, मेरा सपना है कि एक दिन मैं अफसर बनूं, ताकि किसी बेगुनाह के साथ कभी अन्याय न होने दूं। नंदिनी की ये बात सुनते ही बुजुर्ग ग्राहक के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने कुछ पल तक नंदिनी को ध्यान से देखा, फिर अपनी जेब से एक पुराना विजिटिंग कार्ड निकाला। उस कार्ड को देखकर नंदिनी की जिंदगी एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली थी। नंदिनी की बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और गर्व भी, जैसे उन्हें उसी लड़की की तलाश थी जो मुश्किलों के सामने झुकना नहीं जानती थी। बेटी, आजकल लोग नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन तुमने पहली बार ऐसा सपना बताया है जिसमें सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी भला छिपा है।
अगर सच में अफसर बनना चाहती हो तो सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं होगा, खुद पर भरोसा भी रखना होगा। बाबूजी, मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरती, लेकिन कई बार हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है शायद मैं अपने पिताजी का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। फिर उनकी डायरी पढ़ती हूँ और दोबारा हिम्मत आ जाती है। ये मेरा कार्ड रख लो। मैं कई साल तक सिविल सेवा की तैयारी करवाता रहा हूं, अब रिटायर हो चुका हूं। अगर तुम्हारे अंदर सच में सीखने की लगन है तो हर रविवार मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें बिना किसी फीस के पढ़ाऊंगा। बाबूजी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है बेटी। जिस दिन तुम्हारे नाम के आगे अधिकारी लिखा जाएगा, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। उस दिन के बाद नंदिनी की जिंदगी बदलने लगी। सुबह वह किताबों की दुकान पर काम करती, शाम को पढ़ाई और हर रविवार उस बुजुर्ग शिक्षक से नई नई बातें सीखती। दिन महीने में बदले और महीने धीरे धीरे सालों में, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, नंदिनी की मेहनत। आखिर वो सुबह भी आ गई जिसका नंदिनी कई सालों से इंतजार कर रही थी। आज सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आने वाला था, लेकिन उसी समय शिवपुर की हवेली में भी एक ऐसी सरकारी सूचना पहुंच चुकी थी जिसे पढ़ते ही वीरेंद्र के हाथ कांपने लगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बहू को उसने एक रात बेइज्जत करके घर से निकाला था, वही अब उसकी किस्मत का फैसला करने वापस लौट रही है। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका नंदिनी ने न जाने कितनी रातें जागकर इंतजार किया था। आज उसकी वर्षों की मेहनत का फैसला होने वाला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस एक परिणाम के साथ उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। हे भगवान, आज मेरी नहीं, मेरे पिताजी की मेहनत की परीक्षा है। अगर मैं सफल हो गई तो सबसे पहले उनकी डायरी अपने सीने से लगाऊंगी, लेकिन अगर असफल हो गई तब भी हार नहीं मानूंगी। मैं फिर कोशिश करूंगी जब तक उनका सपना पूरा ना कर दूं। मैं मेरा नाम मैं मैं सफल हो गई। पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। बेटी, आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो सबसे ज्यादा गर्व उन्हें ही होता। तुमने सिर्फ परीक्षा नहीं जीती, तुमने उन सभी लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। अभय जी, अगर उस दिन आपने और राम प्रसाद मास्टर जी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी भी नहीं होती। आज जो भी हूँ वो मेरे पिताजी की सीख, आप दोनों के विश्वास और भगवान की कृपा से हूँ। उधर पटना में खुशियों का माहौल था, लेकिन उसी समय शिवपुर की हवेली में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक कर्मचारी सीधे वीरेंद्र के सामने पहुंचा और उसके हाथ में एक सरकारी लिफाफा रख दिया। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी, उसे शिवपुर की उप जिलाधिकारी बनाकर भेजा गया है। जिस बहू को वीरेंद्र ने एक रात बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, वही अब सरकारी अधिकारी बनकर उसी गांव लौट रही थी। लेकिन वीरेंद्र को अभी ये नहीं पता था कि नंदिनी सिर्फ अपनी नई पहचान लेकर नहीं लौट रही, बल्कि अपने साथ वो सच्चाई भी ला रही थी जो उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाली थी। अरे, आज हमारे गांव में इतने बड़े अधिकारी कैसे आ गए? सुना है नई उप जिलाधिकारी पहली बार निरीक्षण करने आ रही हैं। चलो देखते हैं कौन है। सब लोग ध्यान से सुन लो। कोई भी अधिकारी के सामने ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी ने घर की पुरानी बातें छेड़ दी तो हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। भगवान करे सब ठीक ठाक निकल जाए। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नंदिनी, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सपना है। जिसे हमने घर से निकाल दिया था, वह इतनी बड़ी अधिकारी कैसे बन गई? हाँ, मैं वही नंदिनी हूँ, लेकिन आज मैं इस हवेली में किसी की बहू बनकर नहीं,
बल्कि कानून की जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। आज यहाँ किसी रिश्ते का नहीं, सिर्फ सच और न्याय का फैसला होगा। नंदिनी की एक एक बात सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल नंदिनी एक ऐसा सबूत सबके सामने रखने वाली है जिससे वीरेंद्र के वर्षों पुराने झूठ का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। नंदिनी की एक एक बात सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल नंदिनी एक ऐसा सबूत सबके सामने रखने वाली है जिससे वीरेंद्र के वर्षों पुराने झूठ का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। नंदिनी, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमने अगर कभी गलती की भी थी तो उसे इतने साल हो चुके हैं। पुरानी बातें दोबारा उठाने से क्या मिलेगा? गलती और अपराध में बहुत फर्क होता है वीरेंद्र जी। गलती इंसान से अनजाने में होती है, लेकिन किसी बेगुनाह की इज्जत छीन लेना, उसे आधी रात घर से निकाल देना और पूरे गांव में उसके चरित्र पर झूठे आरोप लगाना, ये गलती नहीं, अपराध होता है। आज मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सच सबके सामने लाने आई हूँ। मेरे पिताजी को शायद पहले ही अंदाजा था कि एक दिन मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने अपनी डायरी के साथ कुछ सबूत भी सुरक्षित रखे थे। रामप्रसाद मास्टर जी ने ये सबूत सही समय आने तक संभाल कर रखे और फिर मुझे सौंप दिए। हे भगवान, तो नंदिनी सच कह रही थी। हमने बिना सच जाने इसे कितना गलत समझ लिया। नंदिनी, हमें माफ कर दो बेटी। हमने लोगों की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आज समझ आया कि घर की लक्ष्मी को हमने अपने ही हाथों से ठुकरा दिया था। मैं हार गया नंदिनी। जिस दिन तुम्हें घर से निकाला था उसी दिन मेरी इंसानियत मर गई थी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन नफरत लेकर जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। आज मैं कानून के रास्ते पर चलूंगी। जो फैसला होगा वो नियम के अनुसार होगा, रिश्तों के अनुसार नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती, उसका चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। जिस बहू को एक बरसाती रात बेघर कर दिया गया था, वही आज पूरे गांव के सामने सम्मान के साथ खड़ी थी। उसके आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उस दिन शिवपुर के लोगों ने समझ लिया कि मेहनत, सच्चाई और हिम्मत को कोई हमेशा के लिए नहीं हरा सकता। किसी गरीब या मजबूर इंसान को कभी कमजोर मत समझिए। समय बदलते देर नहीं लगती, और जब समय बदलता है तो किस्मत भी सिर झुकाकर सलाम करती है। दोस्तों, आपको नंदिनी की यह संघर्ष भरी कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली नई कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। और सबसे जरूरी बात, कमेंट में जरूर लिखिए नंदिनी की जीत। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।